अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हर रुकन 1.5 ईंट की मस्जिद बना ले तो निज़ाम फिर कैसे चलेगा। पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद में हिमायत के लिए MKM को तमाम मुतालिबा तस्लीम करने की यकीन दहानी कराई है। क्या हुकूमती मौक़िफ़ ठीक है कि ऐसे रुकन को ताहयात नाअहल होना चाहिए? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, किसी को कमज़ोर ख्याल करना, किसी की कमज़ोरी का मजाक उड़ाने वाले का एक दिन खुद मजाक बन जाता है। ये मकाफ़ात अमल समझ लें कि दूसरों पर तंज के तीर चलाने वाला या दूसरों पर कहके लगाने वाले के ऊपर भी एक दिन दुनिया ज़रूर हंसती है। अब ऐसा इस कहानी में हुआ। कहानी कुछ यूँ है कि एक दफ़ा एक चौधरी रेल का सफ़र कर रहा था। डब्बे में उसका एक हमसफ़र बाबू था। अच्छा, चौधरी हट्टा कट्टा लंबे कद का मालिक था, जबकि उसके बरक्स उसका जो हमसफ़र है दुबला पतला कमज़ोर आदमी था। अच्छा, यही वजह थी कि उसने जब अपना संदूक उठाकर ऊपर वाली सीट पर रखने की कोशिश की तो संदूक उससे उठ नहीं पा रहा था। अब ये देखकर चौधरी अपनी जगह से उठा। उसने आराम से संदूक उठाकर ऊपर वाली सीट पर रख दिया और तंजिया लहजे में बोला कि ए बाबू, ये जो गंदम और जो दूध है ना, मक्खन, वो खाया करो क्योंकि इन चीज़ों से ताकत आती है। अच्छा जी, फिर सिर्फ उसने कहा कि मछली चावल खाने से एक मक्खी भी मारने के काबिल नहीं रहते आप लोग। दर हकीकत चौधरी जो था ना, उसका मजाक उड़ा रहा था, तजलील कर रहा था। अरे शहरी बाबू बेचारा खामोश होकर उसके ताने सुनता रहा। अच्छा, थोड़ी देर के बाद उसने ताज़ा हवा के लिए खिड़की खोलने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी नहीं हो सका। उसने बहुत ज़ोर लगाया लेकिन खिड़की फिर भी ना खुली। चौधरी उठा और उसने आस्तीनें चढ़ाकर ज़ोर लगाकर खिड़की खोल दी और फिर उसको कहा कि तुम चावल की बजाय गंदम खाया करो, इससे ताकत आती है। इस पर भी वो बाबू चुप रहा। थोड़ी देर के बाद उसे भूख लगी। उसने अपना खाने वाला टिफ़िन खोलने की कोशिश की मगर उसका ढकना जो है वो भी नहीं खोल सका। अब उसे ज़ोर लगाता देखकर चौधरी ने फिर उसके हाथ से डब्बा लेकर ज़ोर लगाकर डब्बा खोला। उसने मछली चावल देखकर बोला कि जी तुम फिर मछली और चावल खाने लगे हो। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि दूध मक्खन खाया करो, देसी घी खाया करो ताकि तुम्हें ताकत मिल सके। यानी चौधरी ने ना हर चीज़ में अपनी टांग अड़ानी थी। अब क्या हुआ कि अब की बार ये सुनकर वो जो मुसाफिर है ना, उसका जो गुस्सा है उसका भी पारा चढ़ गया। उसकी बर्दाश्त कहने ख़त्म हो गई। उसने उठकर गाड़ी रोकने वाली जंजीर खींचने की कोशिश की ताकि गाड़ी रुके और रेल का डब्बा वो बदल सके, मगर वो जंजीर भी ना खींच सका। अच्छा, वो वापस अपनी सीट पर बैठ गया। अब चौधरी ये देखकर भी उठा। उसने एक झटके से जंजीर खींची जिस पर गाड़ी रुक गई। अब चौधरी ने फिर तंजिया लहजे में कहा कि देखा, तुम्हें ताकत नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ मछली और चावल खाते हो, दूध मक्खन नहीं खाते हो, देसी घी नहीं खाते हो। अच्छा, जंजीर खींचने के बाद गाड़ी रुकी तो रेलवे पुलिस आ गई और मुसाफिरों से पूछने लगी कि जंजीर किसने खींची थी। सब मुसाफिरों ने चौधरी की तरफ इशारा किया। पुलिस वालों ने चौधरी से वजह पूछी। अब चौधरी के पास वजह होती तो वो कुछ बताते। पुलिस ने बिला वजह जंजीर खींचकर गाड़ी रोकने के जुर्म में चौधरी को गिरफ्तार करके हथकड़ी पहना दी। अच्छा, जब पुलिस वाले चौधरी को गिरफ्तार करके साथ ले जा रहे थे तो पीछे से उस बाबू ने आवाज़ लगाई कि चौधरी जी, मछली चावल भी कभी खा लिया करो, इससे अकल आती है। ये सुनकर मजाक उड़ाने वाले को शर्मिंदगी होने लगी। रेल में बैठे दीगर जो लोग हैं उस पर हंसने लगे। अब यही हाल अपोजिशन और हुकूमत का है, जो इस वक्त एक दूसरे का मजाक बनाने की कोशिश कर रही है, एक दूसरे को अवाम की नज़र में बुरा साबित करने की कोशिश में लगी हुई है। अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक से पहले ही कामयाबी के दावे कर रही है और खुशियों के कहने की शादियाने बजा रही है। अब दूसरी जानिब हुकूमत अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए पूरी कोशिशों में लगी हुई है, यानी पूरी ताकत लगा रही है। और हुकूमत ने मुनहरिफ अरकान के वोट देने से मुतालिक जो आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर किया, उसकी आज समाअत हुई। अच्छा, मैं नाज़रीन के सामने उस समाअत की अहम जो बातें हैं वो शेयर कर देती हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन आमेज़ है। आर्टिकल 63A में नाअहली का पूरा निज़ाम दिया गया है। असल सवाल अब सिर्फ नाअहली की मुद्दत का है। अच्छा, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन में पार्टी सरबराह नहीं, पार्लिमानी पार्टी को बाइख्तियार बनाया है और पार्टी की मजमूई राय इनफरादी राय से बालातर होती है। सियासी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई राय ज़रूरी होती है। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ रोकने के लिए आर्टिकल 63A शामिल किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एक तशरीह तो ये है कि इनहराफ करने वाले का वोट शुमार ना हो।
अच्छा, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या डीसेट होने तक वोट शुमार हो सकता है? 18वीं तरमीम में वोट शुमार ना करने का कहीं जिक्र नहीं है। अच्छा, जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि किसी को वोट डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये ज़मीर की आवाज़ नहीं कि ऑपोजिशन के साथ मिल जाए। अच्छा, उसके बाद फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मजीद कहा कि बलोचिस्तान में अपने ही लोगों ने अदम एतमाद किया और हुकूमत बदल गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बलोचिस्तान में दोनों ग्रुप बाप पार्टी के दावेदार थे। सबसे ज़्यादा बाज़मीर तो मुस्ताफ़ी होने वाला होता है। पार्टी टिकट पर असम्बली आने वाला पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 63A की रूह को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अदालत का काम खाली जगह पुर करना नहीं है। ऐसे मामलात रेफरेंस की बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। अदालत ने आर्टिकल 55 को भी मद्देनज़र रखना है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मुनहरफ अराकीन की नाअहली कितनी होती है, नाअहली का इतलाक कब से शुरू होगा, हमें इस पर दलाइल दें कि हर मामला पार्लियामेंट खुद क्यों ना तय करे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हर रुकन 1.5 ईंट की मस्जिद बना ले तो निज़ाम फिर कैसे चलेगा। अच्छा, दौरान समाअत अदालत ने सूबाई हुकूमतों को भी सदारती रेफरेंस पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमतें भी तहरीरी जवाबात जमा करवाएं, इससे समाअत में आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये तो था केस का अहवाल। ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर इस सदारती रेफरेंस पर एतराज़ उठा रही है और राना सनाउल्लाह साहब वो ये कहते हैं कि हुकूमत का ये रेफरेंस नीयती पर मबनी है। ज़रा सुनिएगा राना साहब को। जी, सुना आपने राना साहब को कि वो हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर इस रेफरेंस पर उंगलियां उठा रहे हैं। नून लीग ने रेफरेंस पर अपना जवाब जमा करवाते हुए कहा कि सदारती रेफरेंस अदालत के कीमती वक्त का ज़िया है। नून लीग की जानिब से जमा करवाए गए जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन का आर्टिकल 63A और 95 वाज़ेह है। हर रुकन को वोट डालने का हक है। हर रुकन असम्बली का कास्ट किया गया वोट गिनती में शुमार भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन की तशरीह का इख्तियार है, लेकिन आइनी तरमीम का नहीं है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने भी इस रेफरेंस पर अपना जवाब जमा करवाते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया है कि सदारती रेफरेंस आर्टिकल 186 के दायरे इख्तियार में नहीं आता और रुकने असम्बली के वोट कास्ट करने से पहले 63A का इतलाक नहीं हो सकता। सदारती रेफरेंस पर राय देने से अपील का हक मुतासिर होगा। और इसी तरह JUIFA ने भी अपने जवाब में कहा है कि अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती ख़त्म करने से इज्तनाब करे। JUIFA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तहरीक इंसाफ में पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, जमात सिलेक्टेड ओहदेदार चला रहे हैं। सिलेक्टेड ओहदेदार आर्टिकल 63A के तहत वोट डालने या ना डालने की हिदायत नहीं कर सकते। स्पीकर को अराकीन के वोट मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। लाजमी नहीं है कि अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले ही रेफरेंस पर राय दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राय दी तो इलेक्शन कमीशन का फोरम गैर मौसर भी हो जाएगा। अच्छा, JUIFA की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आर्टिकल 63A पहले ही गैर जमहूरी है। रेफरेंस से लगता है कि सदर, वज़ीर आज़म और स्पीकर हमेशा सादिक और अमीन हैं और रहेंगे। पार्टी के खिलाफ वोट पर ताहयात नाअहली कमज़ोर जमहूरियत को मज़ीद कमतर करेगी। अब ये तो था रेफरेंस पर अपोजिशन जमातों का रद्द अमल। अब इस रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर जमा करवाए गए जवाब में अदम एतमाद की तहरीक में रुकने कौमी असम्बली के वोट के हक को इनफरादी करार दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इस मौक़िफ़ को फवाद चौधरी ने मशकूक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के किरदार पर भी सवाल उठाए। अच्छा, फवाद और हमाद का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। जी, तो सुना आपने, फवाद और हमाद सेनेट इलेक्शन का हवाला दे रहे थे, कह रहे थे कि अगर सेनेट इलेक्शन में जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। फवाद चौधरी आर्टिकल 63A पर अपनी वजाहत देते हुए कहते हैं कि अगर खरीदे गए वोट पर पाबंदी नहीं होती तो फिर आर्टिकल 63A लाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। अच्छा, फवाद ने अपने एक बयान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर खुली तनकीद की है। आज जैसा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए जो दायर सदारती रेफरेंसेस पे अपने अपने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से अदालत उज़्मा में जमा कराए गए तहरीरी जवाब में कहा गया कि आर्टिकल 95 के तहत वोट किसी सियासी जमात का हक नहीं है, किसी रुकन को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल 63A में पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डालने पर कोई नाअहली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार ने अपने जवाब में कहा है कि अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए निज़ाम हुकूमत चलाते हैं और आर्टिकल 63A के तहत किसी भी रुकन को वोट डालने से पहले नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 95 के तहत डाला गया हर वोट गिनती में शुमार होता है। हर रुकन कौमी असम्बली अपने वोट का हक इस्तेमाल करने में खुद मुख्तार है। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जवाब के बाद फवाद चौधरी ने बार की जानिब से जमा कराए गए जवाब पर रद्द अमल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जवाब पढ़कर यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बार बॉडी नून लीग का हिस्सा है। अच्छा, वकला तंजीमों का काम कहते हैं सियासी जमातों का आलाकार बनना नहीं, अपनी आज़ादाना हैसियत बरकरार रखना है कि वज़ीर आज़म भी
आवाम के ज़मीरों को जगाकर उन्हें ऑपोजिशन की सियासी चालों की हैसियत के बारे में आगाह कर रहे हैं और कौम से अपील कर रहे हैं कि वो 27 मार्च के जलसे में उनका साथ दे। ज़रा सुनिएगा प्राइम मिनिस्टर साहब को। सुना आपने इमरान खान साहब को कौम को मुखातिब करते हुए कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि पूरी कौम 27 मार्च को मेरा साथ दे और बताए कि हम बदी के साथ नहीं बल्कि नेकी के साथ खड़े हैं। कुरान में अल्लाह पाक हुक्म देता है कि अच्छाई के साथ खड़े होना है, बुराई से लड़ना है। ये लोग अवामी नुमाइंदों को खुलेआम ख़रीद रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि 27 मार्च को पूरी कौम मेरे साथ निकले और बताए कि हम इस मुल्क में जमहूरियत के ख़िलाफ़, अवाम के ख़िलाफ़ और कौम के ख़िलाफ़ होने वाले जुर्म की मुखालफत करते हैं। कौम इन्हें पैगाम दे कि चोरी के पैसों से जो ये अवामी नुमाइंदों के ज़मीर ख़रीद रहे हैं, कौम इसके ख़िलाफ़ है। उनका कहना था कि किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो इस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग करके अवामी नुमाइंदों के ज़मीर खरीदे। इमरान खान साहब मुसलसल अपोजिशन पर ज़मीर खरीदने के इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मरियम औरंगज़ेब साहिबा इन इल्ज़ामात को झुटला रही हैं। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने मरियम औरंगज़ेब को, वो कहती हैं कि अब इमरान खान को सामान शिफ्ट करने वाली कंपनी से रब्ता कर लेना चाहिए क्योंकि अब उनके इक़्तिदार के दिन गिने चुने रह गए हैं। मरियम हुकूमत के हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम को रद्द करते हुए कहती हैं कि किसी मुनहरिफ अराकीन को एक पैसा भी नहीं दिया गया। और मरियम का ये भी कहना है कि हुकूमत का काम सिर्फ झूठ बोलना, इल्ज़ाम तराशी करना है, अपने हरीफों पर बहतान लगाना ही हुकूमत का हथियार है। लेकिन बहुत जल्द तमाम सरकारी अमलाक झूठ, नफरत और करप्शन से खाली हो जाएंगे। इमरान खान ने जो इल्ज़ाम दूसरों पर लगाए, दर हकीकत उसके मुजरिम खुद इमरान खान है। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब पीटीआई अराकीन के अपनी जमात से मुंह मोड़ने का जवाज़ ये पेश कर रही हैं कि इमरान खान की नाअहली से उनकी अपनी जमात के लोग तंग हैं। नफरत, झूठ और इंतशार की सियासत कर रहे हैं जिनसे उनके अपने लोग तंग आ चुके हैं और आगे मज़ीद लोग भी तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह देंगे। अच्छा, लेकिन शेख रशीद साहब कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। वो कहानी क्या है, मेरे ख्याल से शेख साहब की ज़बानी सुन लेते हैं। शेख साहब का क्लिप चलाइएगा जी। तो तमाम हालात खैरियत से गुजरेंगे। पाकिस्तान की तारीख का अजीम तरीन जलसा इमरान खान 27 मार्च को शाम 4 बजे परेड ग्राउंड में करेंगे। कौम में इतना जज्बा पहले कभी नहीं देखा और ये खुददारी की लड़ाई है, ऐसा कहना है शेख रशीद साहब का। अच्छा, शेख साहब के बकौल एमरजेंसी कानून का हिस्सा है और मैंने वज़ीर आज़म को सिंध में गवर्नर राज और एमरजेंसी लगाने की तजवीज़ दी थी। जो लोग पार्टियाँ बदल रहे हैं उनके जहन में ये भी होना चाहिए कि पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं। यानी शेख साहब ने वही कहा जो बहुत से तज्ज़ियाकार इमरान खान को मशवरा देते आए हैं कि इमरान खान अदम एतमाद की नाकामी की सूरत में भी नए इलेक्शन की तरफ जाएं क्योंकि इत्तेहाद मिलिंग तो इसी तरह चलती रहेगी। लिहाजा वज़ीर आज़म के लिए बेहतर होगा कि वो नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं। लेकिन शहरी रहमान साहिबा वज़ीर आज़म से अभी इस्तीफ़ा तलब कर रही हैं। ज़रा सुनिएगा जी। सुना आपने शहरी रहमान साहिबा को, वो कहती हैं कि हुकूमत मुनहरिफ अराकीन पर दबाव डालना बंद करे। यहाँ बादशाहत नहीं है, जमहूरियत का निज़ाम है। जमहूरियत के निज़ाम पर पार्टीज चल रही हैं और हुकूमत के साथ मसनूई अक्सरियत थी, हमारे पास असल अक्सरियत है, हम भी सरप्राइज़ देंगे। अदालत की कार्रवाई को मुतनाज़ ना करें। इमरान न्याजी को मान लेना चाहिए कि मुल्क में बादशाहत नहीं है, ये सड़कों को मैदान जंग बनाने, हुकूमत विफाक तोड़ने बैठी है, हम इन्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने देंगे। अब सियासी मैदान में हर तरफ दौड़ लगी हुई है, यानी एक दूसरे को नीचा दिखाने की गेम चल रही है। और अगर ये गेम उल्टी पड़ गई तो फिर क्या होगा, फिर कैसे चलेगा? ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सियासी कमेटी के इजलास में एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि वो आखिरी दम तक इस माफिया का मुकाबला करेंगे। तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। ये अपोजिशन की गलत फहमी है कि मैं दबाव में आ जाऊँगा। 27 मार्च को आवाम बता देंगे कि वो किसके साथ है, मगर दूसरी तरफ हुकूमत के इत्तेहादी मुसलसल अपोजिशन के साथ राब्ते में है। अब ऐसी सूरत में हुकूमत कैसे तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाएगी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर ओन अब्बास साहब। ओन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ओन साहब, इतलात आ रही है कि अपोजिशन ने तहरीक इंसाफ के मजीद जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनको सामने लाने का फैसला किया है, तो इसका मतलब साफ है कि वो हुकूमत को वोटिंग से पहले ही मजीद प्रेशर में, दबाव में लाना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि हुकूमत कैसे निकलेगी इस बहरान से जो मजीद बढ़ता चला जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। लेट मी टेल यू वन थिंग, जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ना कि मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, इसका मकसद भी बड़ा क्लियर है। ये एक कानूनी जंग नहीं है, ये एक वैल्यूज की जंग है, ये एक सिस्टम के साथ जंग है। और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि जो अराकीन हमारे मैनिफेस्टो, हमारे मैंडेट पे वोट लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs बने हैं, अगर वो डिफेक्शन किसी भी वजह से, चाहे वो बिक गए, वो बिकाऊ हो गए, वो लोटे बन गए, उन्होंने टिकट की कमिटमेंट कर ली, किसी भी बेस के ऊपर अगर वो फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, हम इसको किसी सूरत अलाउ नहीं करेंगे और ये जंग बहुत दूर तक ले जाएगी। मैं आपको एक चीज और भी बता दूं,
अगर तो आज किसी भी वक्त के ऊपर हमारे इत्तेहादी, जो कि ऐसा नहीं होने लगा, अगर वो ऐलान कर देंगे हमसे छोड़ के चले गए, फिर हमारा वो जो एक एथिकल राइट है वो खत्म हो जाएगा, हम फिर हमारी जंग नहीं बनेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग चाहे 1 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100, हमें नहीं नंबर्स का अंदाजा, हमारे अंदाजे के मुताबिक ये टोटल 12 के करीब अरकान है जो उनके पास गए थे, अगर ये जाएंगे तो हम किसी भी सूरत में इनका वोट ना कास्ट होने देंगे ना काउंट होने देंगे। और अगर ये कास्ट और काउंट किसी भी सूरत में अगर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आ जाती है, इसके ऊपर कोई जजमेंट आ जाती है, तो फिर उस सूरत में हम मेक श्योर करेंगे, हम ऐसी जंग जरूर लड़ेंगे जिस सूरत में ये सारे ताहयात नाहल हो जाए और ये जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। आपको अगर हिस्टोरिकली याद हो 2018 के इलेक्शन में जब सेनेट का हुआ था कि पीके में 15 के करीब एमपीएस ने उस वक्त हमारे सेनेटर्स ने पैसे लेके वोट दिए थे, जिसके बाद में वीडियोस ही आ गई थी। प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त कहा था कि इस सिस्टम के खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी। हमने उन 15 लोगों को उस वक्त नाअहल किया, हमने उनको टिकट्स नहीं की। आज यकीन जानिए वो तारीख का हिस्सा बन चुके हैं, किस्सा पारीना हो चुके हैं। उनके अपने घर वालों ने उनको इस निगाह से देखना शुरू कर दिया कि तुमने क्या कर दिया। आज एग्जैक्टली इन लोगों के साथ भी हम यही करने जा रहे हैं, वरना 1 मिनट लगता है जी। कानून में क्योंकि लिखा हुआ है अदम एतमाद 14 दिन बाद, 14 दिन के बाद 7 दिन रटा रटाया एक रात को तोते हम पढ़ देते हैं सारे, और जनाब आए जी गवर्नमेंट गिराएं क्योंकि 20 लोग या 15 लोग बिक चुके हैं, सारे 3-3 करोड़ या 10,000 करोड़ लेके जा चुके हैं, 12 करोड़, इनको आप हुकूमत गिरा दें। ये तो एक सिस्टम चलता रहेगा। यानी कि हमने 1990 की दहाई में जो किया था आज 2022 में उसी को रिपीट करें। और मजे की बात यह है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो उस वक्त ये किया करती थी, आज एग्जैक्टली वही पॉलिटिकल पार्टीज समझ रही हैं कि आज भी करेंगे और हम बच के निकल जाएंगे। आज पाकिस्तान का जो एक पाकिस्तानी है उसको समझ लग चुकी है कि ये जो खोते और गड़े की जो ट्रेडिंग है, हॉर्स ट्रेडिंग या ट्रिकी ट्रेडिंग हो रही है, इसकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। आप बिक सकते हैं, आप अपने जमीर को बेच दीजिए, आप 100 ड्रामे कर दीजिए, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की तारीख में नाम आपका शर्मनाक किसी जगहों में लिखा जाएगा और पाकिस्तान की अवाम आपको माफ नहीं करने लगी। और हम इस तवील बैटल को और लंबा करेंगे जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि जो हमारा वोटर है, जो हमारे वोट के ऊपर आया नेशनल असेंबली में, वो हमारे खिलाफ कैसे जाएगा और उसको इज्जत और मोअज़्ज़ज़ बनाया जा रहा है। ये बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा ऑन साहब, खबर ये है कि जी पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद में हिमायत के लिए एमकेएम को तमाम मुतालिबा तस्लीम करने की यकीन दहानी कराई है और अमल दरामद के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। तो क्या हुकूमती इत्तेहादियों को मनाने की तमाम जो कोशिशें हैं नाकाम हो गई हैं, या अब भी आपको उम्मीद है उनको मनाने की या वापसी की? अच्छा पहले तो मैं थोड़ा ये बता दूं, अभी तक ऐसी कोई इतलात हमारे पास नहीं आई। और अगर 2 मिनट के लिए मैं ज़ूम कर लेते हैं ऐसा हुआ है, अच्छा। तो हमारा तो कभी भी एमकेएम से कोई नाराजगी नहीं थी। अगर एमकेएम के दफातर का इशू था तो वो सिक्योरिटी या एस्टैब्लिशमेंट या सिक्योरिटी इदारों से था। फेडरल गवर्नमेंट में इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर ने सीडीए को, चीफ को तो नहीं कहना था कि जी कराची में उनके दफ्तर खोल दें, तो वो उसका सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू थे। अगर कराची में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है तो वो सिंध गवर्नमेंट के साथ है। अगर कराची के जो पॉपुलेशन का कंसेंसस हो रहा है, जो राय शुमारी के ऊपर उनको एतराज है, तो वो सिंध गवर्नमेंट के साथ है। अगर वहां डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, पीने का पानी नहीं मिल रहा वहां पे और बहुत सारे इश्यूज हैं, तो वो सिंध गवर्नमेंट के साथ है। हमारे साथ एमकेएम का तो कोई भी इशू नहीं। अगर कोई एक आधा कोई छोटा मोटा कोई इशू पावर सेटलमेंट में शेयरिंग में आए पड़ा तो वो तो हम वैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा तो कम से कम लॉजिक काम नहीं करता कि एमकेएम हमें क्यों छोड़ के जाएगी, मतलब हमारा किस में क्या कसूर है। वो कहते हैं ना हमारे खिलाफ गिला कोई क्या ढूंढेगा। सो ये सारी इतलात जो पीपल्स पार्टी की आ रही है, मुझे इसमें कोई एटलीस्ट रैशनल नजर नहीं आता। हमारे इत्तेहादी हमारी मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक इंटैक्ट है। अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आई एम नॉट प्रीवी टू दैट इन्फॉर्मेशन। अच्छा उनसे फजलुर रहमान साहब एक सवाल उठा रहे हैं कि जब जहाज भर कर लोग आपकी पार्टी में लाए गए थे तो क्या वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं थी, और सेनेट में दूसरों के वोट से पीटीआई कामयाब हुई, वो क्या था? अच्छा वेरी फ्रैंकली फजलुर रहमान साहब ने इस तरह की बात जो है ना सियासत के नशे में कर जाते होते हैं। जहाज में कितने लोग आए थे? पंजाब के टोटल जो इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट्स की बात कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट जो एमपीएस हमारे पास आए थे वो 12 एमपीएस आए थे, जिनको बाद में हमने पीटीआई में शामिल करा दिया। दैट्स इट। एमएनएस तो कोई इंडिपेंडेंट हमारे पास आए 2 या 3 इंडिपेंडेंट, वो जहाज में कोई भी नहीं आया, अपनी मर्जी से आए, हमारी गवर्नमेंट पार्टी का पार्ट बने। 3.5 साल उन्होंने अरबों रुपए के हमसे फंड्स भी लिए, डेवलपमेंट का काम भी किया, और आज शायद उनको बैठे बैठे उनका जमीर जाग गया, शायद वो इतना को पैसा उनको नजर आ गया। और उससे ज्यादा एक चीज जो नजर आ रही थी उनको शायद ये कि हलकों में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद अपनी पॉपुलरिटी खत्म हो गई, और जब अब वो वापस गए उनको अंदाजा हो गया ऐसा नहीं है, हमारी पॉपुलैरिटी तो बल्कि दोबारा राइज करना शुरू हो गई है। अवाम ने आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा है कि इस वक्त हम गवर्नमेंट बैठे हैं और लोग हमारे साथ ऐसे अटैच हो रहे हैं जैसे हम अपोजिशन का पार्ट हो।
मैं हैरान हूं सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए इस वक्त एक कैंपेन चल रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिमायत में उनकी जिंदगी की दुआओं के लिए मांगी जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्ट्रेंथन। जब ये एक वो मूवमेंट है कि सारे लोग प्रेशर में आ गए, तो कौन से लोग हैं जो उस वक्त जहाज में आए थे? हमने इलेक्शन में 18 के इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोग शामिल जरूर किए थे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है? अगर उसमें से कोई 2, 4, 8, 10, 12 अगर लोग चढ़ेंगे तो दुनिया में ऐसा होता रहता है, लेकिन पैसे के साथ नहीं हो सकता। आप अपनी कॉन्शियस के साथ चले, परफेक्टली फाइन, लेकिन अगर आपने पैसा ले लिया है, आपने टिकट ले लिया है, आपने अपने जमीर का सौदा कर लिया है, उसके ऊपर रेड लाइन। अब मौलाना साहब एक सफेद दाढ़ी के साथ बारिश मौलाना जिसको आप कहते हैं, वो बैठ के इस तरह की सियासत करे और इस तरह की चीजों को तरवीज करे, यकीन करें शर्म आती है। मेरी जनरेशन ने, हमने जिंदगी में सोचा नहीं था कि कभी कोई लोग बिक भी सकते हैं और जो बिकेंगे उनको मुआज़िज़ करार दिया जाएगा और जो खरीदेंगे वो कहेंगे जबरदस्त, ये कानूनी हमारा हक है, ये कानून आइन हमें इसकी इजाजत देता है और इनकी जो सजा और जजा है वो अच्छा, और सब एक आखिरी सवाल, तहरीक अदम-ए-एतमाद की वोटिंग से पहले ही शहबाज शरीफ साहब सब पार्टीज का शुक्रिया अदा करें कि वो अगले वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं और सब अपोजिशन उनके नाम से मुत्तफिक भी है। बीबी वेरी फ्रैंकली, आप जरा 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके खुद जो है कि इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म एक शख्स बैठा हो जिसके ऊपर 7 अरब के केस टीटी के हों, उसके ऊपर 3.5 अरब का केस जो है ना वो नैब में चल रहा हो। मौलाना फजल रहमान, आंख बंद करके सोचिए कि आपके मुल्क का जो सदर है वो मौलाना फजल रहमान हो। मतलब दुनिया के जितने बड़े बड़े चोर है ना, वो इस वक्त अगर इस्लामाबाद में बैठे, यकीन जानिए मैं ये कह सकता हूँ आपके दिल में भी तकलीफ होगी। ये सोचा भी नहीं जा सकता। ये जिस तरीके से ड्रामा कर रहे हैं ना, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जायदादों को बचाने के लिए, अपने कारोबार को बचाने के लिए, सब कुछ ड्रामा इसलिए किया जा रहा है किसी तरीके ताकत में आके नैब को बंद कर दें, अपने केसेस बंद करवा दें, इलेक्शन रिफॉर्म्स को बंद करें। यानी हर वो कदम जो तब्दीली पे हमने आगे शुरू किया था कि इस सिस्टम को साफ करना है, इन चोरों से साफ करना है, आईनी रिफॉर्म्स, लेकिन ये सारी चीजें वापस करने के लिए वो 100 इस तरह के ड्रामे करेंगे। मैं मुल्क का वजीर आज़म, आप उसके क्लिप उठा के दे ली, सीधी जबान में 10 मिनट से ज्यादा वो बात नहीं कर सकता। उसको ये नहीं पता उसे करना क्या है। ही हैज नो विजन। एक चूचू का मुरब्बा इकट्ठा हो गया है, 10 पॉलिटिकल जमातें 2-4 अरकान वाली इकट्ठे हो गए, वो समझ रही है कि इतनी बड़ी बंदर बांट कर लेंगी। ये सिस्टम चलने नहीं लगा, ना ही सिस्टम चलेगा, ना ही ये सिस्टम में इस तरह की इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। एंड आई कैन अश्योर यू 27 के जलसे के बाद जब परेड ग्राउंड में प्राइम मिनिस्टर दुनिया देखेगी व्यूज कैसे तब्दील होते हैं। ठीक है जी ओन अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। आपके दिन आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि जितना मर्जी गुस्सा हो पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। मगरिब में भी लोग पार्टी के अंदर ही गुस्से का इजहार करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वोट डालकर शुमार ना किया जाना तो तौहीन आमेज़ है। आर्टिकल 63A में नाअहली का पूरा निज़ाम दिया गया है। असल सवाल अब सिर्फ नाअहली की मुद्दत का है। इस केस की समाअत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजहर सदीक साहब। बहुत शुक्रिया अजहर साहब वक्त देने के लिए। अजहर साहब, आर्टिकल 63A की तशरीह केस का क्या नतीजा देख रहे हैं आप? क्या हुकूमती मौक़िफ़ ठीक है कि ऐसे रुकन को ताहयात नाअहल होना चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखिए बात तो सही है ना, बात इस तरह से सही है कि ये वोट जो है ना ये कमानत है। कॉन्ट्रैक्ट किया आप मेंबर ने पार्टी के साथ कि मैं आपके टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं आपका वफादार रहूंगा। और खास तौर पर इसलिए कि जब उसको पता था कि आर्टिकल 63 मौजूद है कि और ये बाकी वो सारे काम कर सकता है, लेकिन वो 3 काम पे पाबंदी है उसकी कि उसने अदम एतमाद में साथ देना है, एतमाद में साथ देना है और साथ साथ जो है बजट अगर पेश हो रहा हो तो बजट में उसने साथ देना। और ये 3 चीजें क्यों अहम रखी गई हैं? इसलिए अहम रखी गई हैं कि पूरा निजाम मुल्क का जो है ना वजीर आजम के जरिए चलना है। आइन के आर्टिकल 90 और 91 के तहत वजीर आजम ने काबीना को लेकर चलना है। तो ये कल कुछ चंद लोग उठे और दूसरी सियासी जमात के साथ मिलकर और सारा निजाम तिया पाचा कर दें। इसी तरह बजट पेश होने जा रहा है। अगर बजट पेश होने जा रहा है तो ये लोग अदम एतमाद में चले जाएं और बजट आपका सारा पास ना हो जाए, बड़े मसाइल पैदा हो। आइन ने इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट और इसको जब मिलाकर आप पढ़ेंगे आर्टिकल 63A के तहत तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है और ये वोट जो आपकी अमानत है, जब अमानत में खयानत करे तो 62(1)(f) आ जाएगा। 62(1)(f) मीन है सादक या अमीन। 63 और जब 62(1)(f) को पढ़ेंगे ना तो आपकी नाअहली है। अगर डिफेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में मैं जो केस और बिल्ड कर रहा हूँ वो जरा समझिएगा और ये नया पॉइंट मैं दे रहा हूँ इस हवाले से
आर्टिकल 95A ने जी अदम एतमाद के हवाले से इजाजत दी है। जब इसकी तरमीम नहीं हुई थी 18वीं तरमीम से पहले, तो इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की इजाजत थी। अब तो फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं बना सकते। इसमें तहरीक अदम एतमाद कैसे होनी है? मैं हूँ मिसाल के तौर पर वजीर आजम, पार्टी का लीडर भी हूँ साथ, तो मेजोरिटी मेरे जो बंदे हैं वो मेरा साथ छोड़ देते हैं। अब मेजोरिटी जब साथ छोड़ जाए तो फिर तहरीकी अदम एतमाद, फिर जो कि मेजोरिटी आपकी नहीं रही ना, इसको आइन के आर्टिकल 55 के साथ ना कर पड़े, आर्टिकल 17 के साथ जब मिला के पढ़ते हैं तो वोट आपका कलेक्टिव वोट है, पार्टी का वोट है। और जब तरमीम की गई तो उस वक्त 2 केसेस बड़े अहम थे, ख्वाजा अहमद तारक रहीम का और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का। उसमें भी हुआ था कि असेंबलियां डिसॉल्व की थी, लेकिन खरीदो फरोख्त वोटों की हुई थी। वसीम सजाद ने बाकायदा, जब कोर्ट ने सारा ये कहा, उन्होंने कहा ये तो एक ब्राइबरी है, इसको रोकना है, तरमीम की जाए। तो आइन में आर्टिकल 63 जब डाला गया तो उसकी उस वक्त तकरीर सुन ले वसीम सजाद की। वसीम सजाद ने कहा ये कैंसर है, ये ब्राइबरी रोकनी है हमने। तो इन्हीं चीजों को सामने रखते आर्टिकल 63 डाला गया, जहां जो ये कहा जा रहा है कि एक बंदा वोट डाले, नाहल और घर चला जाए। इतना आसान काम नहीं है यहाँ पर। एक तो नाहली आएगी उसकी ताउम्र, लेकिन आर्टिकल 63A उसको वोट डालने से भी रोकता है। यानी वो कैसे कि आप जब अमानत लेके आए हैं, अब आप जिस पार्टी के मेंबर हैं उस पार्टी आपको शोकाज करती है और वो कहती है कि जनाब आप, और इस केस में तो इसलिए है कि फ्लोर क्रॉसिंग का मकसद क्या है जरा समझना है। ये बेसिकली डिफेक्शन से ज्यादा आसान लफ्ज है फ्लोर क्रॉसिंग। 2 जगहों के ऊपर एक ट्रेजरी बेंच बैठ जाएगी, एक जगह अपोजिशन बेंच बैठ जाएंगे। अब अगर ट्रेजरी बेंच का बंदा जाकर अपोजिशन के बेंच में जाकर बैठ गया, अभी वोटिंग नहीं हुई है, तो फ्लोर क्रॉसिंग तो हो गई है। इन्होंने क्या कर दिया है, सीधा उसमें जाना उनका, फिर वो पैसे लेने के हवाले से सबूत वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उन्होंने अपनी इंटेंशन और मोटिव से आगे जा चुकी है, वो एक एक्शन ले चुके हैं, फ्लोर क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ भी नाहली आ जाएगी। यहाँ स्पीकर जो है उसके पास रूल 37 के तहत इख्तियार मौजूद है कि वो इनको बाकायदा वोट डालने से रोक सकता है कि आपके पार्टी में आपके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है, जाकर आप फेस करें, जब उसका फैसला होगा फिर हम आपको वोट डालने की इजाजत देंगे। दूसरा क्या कर सकता है? अच्छा अजहर साहब, सुप्रीम कोर्ट बार के किरदार पर एक बार फिर से हुकूमती वुज़रा ने बड़े सवाल उठाए हैं, आपने भी सुने होंगे। जैसे कि फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जी 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जवाब पढ़कर ऐसा लग रहा है कि ये नून लीग की कोई जैली तंजीम है। आपकी राय क्या है इस मामले पर? अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं, मैं भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ। मैंने जब जवाब पढ़ा मुझे बड़ी कोफ्त हुई, इस बात समझ गई कि ये तो एक सियासी जमात के तौर पर आप आ रहे हैं और आपका एजेंडा क्या है। और दूसरी यहाँ तक बात है, मैं एक और बता दूं, क्या एग्जीक्यूटिव कमेटी 22 मेंबर की अरकान है, उनसे इजाजत ली गई है? क्या 22 मेंबर ने आपको एग्जीक्यूटिव कमेटी में अथॉराइज किया है कि इस तरह की पिटीशनें, फ्रिवलेस पिटीशनें आप दायर करें? पहले आपने ताहयात नाहली के हवाले से पिटीशन दायर की और वहां काबीना के कुछ लोग जाके नवाज शरीफ से जाकर मिल के आए, और देखे हमारी वकला की तंजीमों का जो दूसरा दड़ा है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इसको कंडेम किया है कि इस तरह की सियासी मामला में हम नहीं, बारों का क्या काम है इन सियासी मामला में दाखिल देना। और अदालत के सामने भी ये सवाल है, आपका कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ है? अगर इन चीजों को मिलाकर देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सियासी जमातों के एक विंग है। सेनेटर वगैरह इन्हीं में से कई हमारे दोस्त बनते हैं जो एक बाकायदा प्लानिंग के तहत लेकर चल रहे हैं। हमें ये सोचना है कि हमें इस मुल्क को आगे चलने दे। यानी वो लोग, वो सियासी जमातें जो मिसाल के जमहूरियत में बैठी थी और तय किया था कि उन्होंने ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देनी, आज वो सारे हॉर्स ट्रेडिंग करते फिर रहे हैं। वो किस मुंह से करते फिर रहे हैं? ना कोई शर्म है, ना कोई हया है और ना आइन की पासदारी है। ये वोट जो है ये पार्टी का वोट है। अगर बहुत ज़मीर जागा है ना उनका, आज ही भी ज़मीर क्यों जागा है? ये ज़मीर आज से पहले क्यों नहीं जागा? जो पहले जागता तो फिर थी, और वो उसका तरीका उनके पास मौजूद है कि वो आराम से जाकर इस्तीफा दे के इलेक्शन लड़ रहे। एक बात आपने और देखी होगी कि इसके अंदर जब ये पिटीशन, जब रेफरेंस लग गया था तो रातों रात ट्रोलिंग शुरू हुई, और वो एक खास लोगों ने जो जस्टिस काजी फैसल के केस को भी लेके चल रहे थे, मुस्लिम लीग मरियम नवाज का जो सोशल मीडिया है वो बाकायदा एक कैंपेन शुरू करता है इस बेंच के अगेंस्ट, और उस बेंच के अगेंस्ट कैंपेन में बाकायदा इल्जाम लगाया सीनियर जज उठाया नहीं गया। अब वो सीनियर जज के हवाले से रूल 11 अगर पढ़ ले तो रूल 11 में बेंच बनाने का इस्तेहकाक तो चीफ जस्टिस को है, और पीएलडी 2021 सुप्रीम कोर्ट 639 जजमेंट है जस्टिस काजी फैसल के हवाले से भी, तो उसमें जब रिव्यू कर रहे थे मेरी मर्जी के बेंच के पास सुना जाए
वो रिजेक्ट हो गई थी और कहा था कि मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस है। अच्छा साहब, शेख रशीद साहब ने दो बातें की हैं कि जी इमरजेंसी कानून का हिस्सा है और पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं। क्या वज़ीर आज़म के पास आईनी इख्तियारात हैं कि वो मुल्क में इमरजेंसी लगा दें? जल्द इंतखाबात के हवाले से क्या कानूनी और आईनी ऑप्शन है वज़ीर आज़म के पास? देखिए, अभी तो जब तक नो कॉन्फिडेंस के हवाले से फैसला नहीं होता, असेंबली वो तोड़ नहीं सकते, लेकिन इमरजेंसी लगाने का इख्तियार आज भी मौजूद है। 232 आर्टिकल से लेकर 236 आर्टिकल तक मौजूद है। गवर्नर राज लगाने का इख्तियार भी उनके पास अपनी जगह पर मौजूद है। हाँ, अर्ली इलेक्शन के हवाले से भी इख्तियार मौजूद है, लेकिन अर्ली इलेक्शन का इख्तियार मेरी समझ से खुद बाहर इसलिए है कि आर्टिकल 58(2) भी डाइल्यूट किया गया कि 5 साल से पहले असेंबलियां नहीं तोड़नी है। सब सियासी जमातों ने मिसाक जुबली में बैठकर तय किया। ये किस मुंह से चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शन की जाए? गवर्नमेंट, हुकूमत, आपका आवाम का अरबों रुपया खर्च होता है, वक्त से पहले इलेक्शन कराने का मकसद मेरी समझ से बाहर नहीं आज मैं नहीं समझ पाया। लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि कहीं ना कहीं बैठ के ये डील इस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है कि अर्ली इलेक्शन करवा ली जाए, वरना इनके पास तो ऑप्शन बहुत है। इमरान खान के पास कार्ड बहुत है और वो अगर तहरीक अदम एतमाद बड़ी आराम से वो कैटर कर लेते हैं। इतला तो यही है कि उन्होंने तकरीबन 13 में से कुछ 6-7 मेंबर उनके पास वापस आ चुके हैं, डर से कि जो उनकी नाअहली है वो ताहियात ना हो जाए। और दूसरा, जहां तक कोलिशन पार्टनर है, कल तक ये पोजीशन वो भी बाजी आ जाएगी। कोलिशन पार्टनर इनको छोड़ जाते हैं, इत्तेहादी छोड़ जाते हैं, फिर तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। लेकिन लग यही रहा है कि सारा मामला डाइल्यूट हो चुका है इस वक्त। ठीक है जी अज़हर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़खर दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।